हेलो एवरीवन। एटमॉस्फेयर के पार्ट वन में हमने इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ा और इसके पार्ट टू में आज हम एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर्स या दूसरे शब्दों में कहें तो इसकी लेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनके बारे में हमारा जो अभी तक का नॉलेज है वो अलग अलग प्रकार के जो मौसम सूचक गुब्बारे होते हैं, रॉकेट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स की जो फ्लाइट्स हैं और रेडियो साउंड एंड रेडियो वेव्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, इनके द्वारा प्राप्त की गई है। और वायुमंडल की जो संरचना है वो सभी जगह एक समान नहीं है। ऊंचाई, अक्षांश, ऋतु एवं समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। वायुमंडल की संरचना को पढ़ने के लिए हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है तापमान एवं वायु दाब के आधार पे, और इस प्रकार से वायुमंडल को मेन 5 पार्ट में बांटा गया है, यानी 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। और दूसरा जो है वो है रासायनिक संगठन के आधार पे, तो उसके आधार पे 2 पार्ट होते हैं, सममंडल एवं विषम मंडल। तो वायुमंडल के जो परतें हैं उनमें पहला जो है वो है क्षोभ मंडल या जिसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, और चौथा जो है ताप मंडल। उसको आगे चल के यहाँ पे 2 पार्ट में दिखाया हुआ है, आयन मंडल एवं एग्जोस्फियर। जो है आयन मंडल जो है उसमें वो मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, इन तीनों को ओवरलैप करता है एक तरह से। और यहाँ पे ये जो 2 डायग्राम प्रदर्शित किए गए हैं इसमें हम हमारे वायुमंडल की जो लेयर्स हैं उनको देख पा रहे हैं। और ये जो पहला डायग्राम है इसमें किस लेयर में क्या मुख्य कार्य होता है या किस लिए वो इम्पोर्टेंट है वो दिखाया हुआ है। जैसे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे 2 एयरक्राफ्ट दिखाए हुए हैं। जो एयरक्राफ्ट कम दूरी पे जाने वाले होते हैं वे ट्रोपोपॉज में उड़ते हैं, और जो लंबी दूरी के वायुयान होते हैं, जो कमर्शियल जेट्स होते हैं, वे स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में उड़ान भरते हैं। क्योंकि एक तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि वहाँ पे वायु जो है वो उतनी सघन नहीं होती जितनी कि ट्रोपोस्फियर में है। तो जिस वजह से उनके एयर रेजिस्टेंस कम होगा तो उनका फ्यूल जो है वो कम खर्च होगा, तो कम फ्यूल में भी वो ज़्यादा लंबी यात्रा कर पाएंगे। दूसरा जो टर्बुलेंस हैं वो भी वहाँ पे इतने नहीं होते, क्योंकि शांत होता है समताप मंडल, तो इसलिए वे इसमें उड़ान भरते हैं। मेसोस्फियर जो है उसकी इम्पॉर्टेंस जो उल्काएं होती हैं उनको नष्ट करने के लिए है। इसके साथ ही समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है वो भी अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। और जो सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, वो मोस्टली तो थर्मोस्फियर में ही पाए जाते हैं, यानी वो वहाँ से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन कई बार उन सैटेलाइट से किस प्रकार का काम लिया जा रहा है उसके अनुसार भी उनकी जो लोकेशन है वो मायने रखती है। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल भी जिसे कहते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और इसमें वायुमंडल के कुल आणविक या गैस भार का 75% संकेंद्रण है। यानी यहाँ पे जो वायुमंडल की जो पूरी गैसेस हैं उनका अगर हम भार निकालें तो उनका 75% तो सिर्फ ट्रोपोस्फियर में ही पाया जाता है। और इसके लिए यानी परिवर्तन मंडल के लिए ट्रोपोस्फियर जो शब्द है उसका सबसे पहले जो इस्तेमाल है वो टीजरेंस डी बर्ट ने 1902 में किया था। और ट्रोपोस्फियर का जैसा कि शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब ही यही होता है परिवर्तन होना। और इसी स्तर में सारी की सारी जो गतिविधियां हैं मौसम संबंधी वो घटित होती हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो
12 किलोमीटर से 14 किलोमीटर के बीच मानी जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इसकी ऊंचाई कम होने लगती है। भूमध्य रेखा पे, इक्वेटर पे लगभग 18 किलोमीटर के बीच और ध्रुवों पे 8 से 10 किलोमीटर के बीच इसकी ऊंचाई पाई जाती है। और किसी भी स्थान एवं समय पर भी इसकी ऊंचाई स्थिर नहीं रहती। जैसे ही हम सतह से ट्रोपोस्फियर में ऊपर की ओर जाते हैं, ऊंचाई की ओर जाते हैं, तो प्रति 1000 मीटर यानी प्रति 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री के हिसाब से टेम्परेचर जो है वो कम होने लगता है। और अगर हम इसके फीट में इसको देखें तो 3.6 फीट पर 1000 फीट पे जो टेम्परेचर है वो कम होता है और इसे तापमान की सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। नॉर्मल लैप्स रेट इसको बोलते हैं। ट्रोपोस्फियर में ही सारी जो भारी गैसेस हैं वे और वाटर वेपर और पार्टिकुलेट मैटर जो पीएम होता है वे सभी इसी भाग में अधिकतम मिलते हैं। और इसकी जो सबसे ऊपरी सीमा है लगभग 1.5 किलोमीटर की जो सीमा या जो क्षेत्र है, जो जोन है समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच का, उसे क्षोभ सीमांत या ट्रोपोपोज कहा जाता है। यहाँ पे मौसम संबंधी जो सारी गतिविधियाँ होती हैं वे स्थगित हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं। और ट्रोपोस्फियर को संवहन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि जो संवहनीय धाराएं होती हैं वे यहाँ चलती हैं। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ वायु के वेग में भी वृद्धि हो जाती है क्योंकि ऊपर जाने पे यहीं पे जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो चलती हैं। टीजरेंस डीबर्ट ने 1898 में ध्वनिक गुब्बारे जो होते हैं उनकी हेल्प से ये पता लगाया कि ताप का जो हास है वो निचली जो परत है यानी जो ट्रोपोस्फियर है वहीं तक ही सीमित होता है। इसके ऊपर क्षोभ सीमा के ऊपर जो है वो ये ताप हास जो है वो ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे एक समान लगभग तापमान पाया जाता है। इसी वजह से ये जो स्ट्रेटोस्फियर है, समताप मंडल है, उसको समताप क्षेत्र आइसोथर्मल जोन भी कहते हैं। इस परत में सहवानिक धाराएं जो होती हैं, धूल कण, मेघ तथा वाटर वेपर लगभग शून्य हो जाते हैं और इसमें 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस पाई जाती है। इसी कारण से उसके 15 से 35 किलोमीटर वाला जो एरिया है उसे ओजोन मंडल कहा जाता है। और ये ओजोन जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। और समताप मंडल की जो ऊंचाई है उस पे ऋतु अक्षांश एवं आंधियों का भी प्रभाव पड़ता है। सर्दियों की बजाय गर्मी में ये परत अधिक ऊंची हो जाती है। इस मंडल में समताप रेखाएं जो हैं वो समानांतर न होकर लंबवत होती हैं और इसकी जो ऊपरी सीमा है लगभग 50 किलोमीटर पे स्ट्रेटोपॉज पाया जाता है यानी समताप सीमा पाई जाती है। पहले ये माना जाता था कि ये मंडल जो है वो पूरा का पूरा समतापी है, लेकिन बाद में जो एक्सपेरिमेंट हुए उनसे ये पता चला कि इसमें इसकी जो ऊपरी सीमा है वहाँ पे जाके ही इसका यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इसकी जो ऊपरी सीमा है वहाँ बढ़ के ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ये जो टेम्परेचर राइज है वो ओजोन के कारण होता है। और इस मंडल की जो और विशेषताएं हैं उनमें हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि मौसम संबंधी जो परिघटनाएं हैं वो यहाँ नहीं होती, इसलिए यहाँ पे दशाएं जो होती हैं वो स्थिर होती हैं और हवा शुष्क होती है। वायु संचार जो है वो मंद होता है और बादलों का प्राय अभाव पाया जाता है। लेकिन कभी कभी सीरस जो बादल होते हैं यानी मदर ऑफ पर्ल क्लाउड यहाँ पे मिलते हैं जिन्हें नेक्रियंस क्लाउड कहते हैं, वो कभी कभी दिखाई पड़ते हैं। और उसका कारण ये है कि कभी कभी जो प्रबल यानी जो तेज संवहन धाराएं होती हैं
वो ट्रोपोपोज को तोड़कर थोड़ी सी जलवाष्प जो है वो इस स्ट्रेटोस्फियर तक ले आती हैं, जिसके कारण से मुक्ताब मेघ जो हैं उनका निर्माण हो जाता है। और जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि 15 से 35 किलोमीटर के बीच यहीं पे ओजोन परत पाई जाती है। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इसकी मात्रा है वो लगभग 20 किलोमीटर के पास मिलती है, लेकिन इसका जो उत्पादन है, यानी जो इसका बनना और नष्ट होना है, इसका उत्पादन और इसका विखंडन जो है वो 35 किलोमीटर के ऊपर ज़्यादा होता है। और ओजोन का जो क्षितिजीय वितरण है वो ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो मध्य अक्षांश यानी मिड लैटिट्यूड में ये स्प्रिंग के सीज़न में ज़्यादा पाई जाती है और ऑटम में सबसे कम होती है। इसके बारे में बाकी जो बातें हैं वो हम एक अलग से वीडियो में करेंगे। स्ट्रेटोपोज के ऊपर से मध्यमंडल शुरू होता है, जो 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लगातार गिरता चला जाता है और वो यहाँ लगभग -80 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। और इसी वजह से ये हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मानी जाती है। इसकी भी जो ऊपरी सीमा है यानी लगभग 80 किलोमीटर के आसपास, उसे मेसोपोज कहते हैं। और इस परत की जो विशेषता है वो ये है कि इस परत में उल्काएं जो होती हैं उनका विखंडन अधिक होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उल्का के जो धूल कण हैं वो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। और ये जो धूल कण हैं यानी ये जो मीटियोर डस्ट पार्टिकल हैं वो एक तरह से हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं। इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि आर्द्रताग्राही जो नाभिक होते हैं उनके चारों ओर जो जल वाष्प होती है उसका कंडेंसेशन होता है, जिससे बादल बनते हैं। तो यहाँ पे ये जो कण हैं वो आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करते हैं और इसकी वजह से ही यहाँ पे जब कभी थोड़ी मात्रा में भी जल वाष्प पहुँच जाती है तो वो उनसे निशादीप्त मेघ यानी नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स जो हैं उनका निर्माण हो जाता है और गर्मियों की ऋतु में वो मध्य अक्षांशों पे दिखाई देते हैं। मध्यमंडल में वायुदाब जो है वो बहुत कम हो जाता है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे मात्र 1 मिलीबार वायुदाब पाया जाता है और जब हम इसकी ऊपरी सीमा के करीब जाते हैं तो वहाँ पे ये 0.01 मिलीबार वायुदाब मिलता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो मेसोपोज होता है वहाँ पे उसके बाद में यहाँ से तापमान जो है उसमें फिर से बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। मेसोपोज के ऊपर वाला 80 से लेके 500 किलोमीटर के बीच का जो जोन है वो तापमंडल यानी थर्मोस्फीयर कहलाता है। और यहाँ पे ऊंचाई के साथ साथ गैसेस जो हैं वो रेरिफाइड यानी विरल होती जाती हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के जो एटम्स हैं वो आयंस के रूप में मिलते हैं। और थर्मोस्फीयर का जो निचला भाग है वो आयन मंडल आयनोस्फीयर कहलाता है और यहीं पे कई सारी जो विद्युत चुम्बकीय घटनाएं होती हैं वो होती हैं। और जब सोलर फ्लेयर्स मैग्नेटोस्फीयर को पार करके तापमंडल तक पहुंच जाती हैं तो यहाँ के जो आयंस होते हैं उनसे रिएक्शन के कारण यहाँ पे वो एक अलग ही प्रकार की जो विद्युत चुम्बकीय घटनाएं होती हैं यानी जिन्हें हम उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं उनका निर्माण करती हैं। और ये जो रंग बिरंगा ध्रुवीय प्रकाश है वो नदन हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश जिसे अरोरा बोरियोलिस कहते हैं और सुमेर ज्योति भी जिसे कहा जाता है उसका निर्माण करते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस या कुमेरु ज्योति कहा जाता है।
और दोनों जो पोल्स हैं अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स, उनके चारों तरफ का जो एरिया है, ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ पे ये दिखाई देता है। यहाँ ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता जाता है और थर्मोस्फियर की जो ऊपरी सीमा है वहाँ पे तापमान लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन इतना होने के बाद भी हम यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको थर्मामीटर में नहीं नाप पाते, क्योंकि वायु जो है वह यहाँ पे बहुत ही विरल हो जाती है। और इसी कारण से यहाँ पे अगर हाथ फैलाया जाए या हाथ निकाला जाए तो हमें इतना टेम्परेचर जो है वो महसूस नहीं होता। केनिली तथा हेविसाइड ने 1902 में काफ़ी ऊंचाई पे जाने के बाद में इस परत पे आयन परत की स्थिति बताई थी, जहाँ पे सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं और जो कॉस्मिक रेज हैं उनके कारण यहाँ पे जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स पाए जाते हैं उनका आयोनाइजेशन हो जाता है और उससे विद्युतीय आवेश उत्पन्न होता है और इसी वजह से इसे आयन मंडल कहा जाता है। आयन मंडल का जो इम्पोर्टेंस है वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा है और विभिन्न जो रेडियो वेव्स होती हैं अलग अलग, उनके परावर्तन के आधार पे हम आयन मंडल को 3 उपमंडलों में बांट सकते हैं। इसमें पहला है डी लेयर या डी सतह जिसको कहते हैं। तो ये 60 से लेके 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और ये जो लेयर है यहाँ से रेडियो की जो दीर्घ तरंगे होती हैं, लॉन्ग वेव्स जो होती हैं, उनका परावर्तन होता है और ये परत दिन के समय सनलाइट में ही पाई जाती है। जैसे जैसे सन सेट होता है और रात होती है तो ये विलुप्त हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। इसी तरह से इसके बाद में इसके ऊपर ई सतह आती है, ई लेयर आती है जो 90 से लेकर 150 किलोमीटर तक पाई जाती है। और जिन्होंने आयन मंडल की खोज की थी केनली एवं हेविसाइड के नाम पे ही इसे केनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। और यहाँ से मीडियम वेव्स जो होती हैं वो परावर्तित होती हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है, विशिष्ट ई परत और E2 परत। ये दिन के टाइम ही दोनों विशिष्ट भाग दिखाई देते हैं। और तीसरी जो परत है वो है एफ सतह, एफ लेयर, जो 150 से 380 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहाँ से लघु तरंगे परावर्तित होती हैं। इसके भी 2 भाग हैं, F1 और F2। इसके जो F2 लेयर है, यानी इसका जो F2 स्तर है उसको अपलेटन लेयर भी कहा जाता है। ये 3 जो मंडल हैं वो रेडियो जो तरंगे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में एक जी लेयर भी पाई जाती है जिसका रेडियो तरंगों की दृष्टि से कोई खास महत्व नहीं है। जो ये पिक्स हैं इनमें अरोरा के अलग अलग शेड्स दिखाए हुए हैं। तो ग्रीन कलर का जो अरोरा है वो ऑक्सीजन आयंस के कारण दिखाई देता है और ब्लू और रेड कलर का अरोरा जो है वो नाइट्रोजन के आयंस के कारण दिखाई देता है। और इसके बाद आता है बहिर्मंडल या आयतन मंडल जिसे कहा जाता है एक्सोस्फीयर, जो वह हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। और लेमैन स्पिट्जर ने इस परत का विशेष अध्ययन किया है। 500 से लेके 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक बहिर्मंडल का निचला तल जो है वो स्थिर है। यहाँ पे वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है और इस वजह से वो यहाँ पे जो गैस है वो सामान्य नियमों का पालन नहीं करती और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण भी बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन एवं हीलियम के जो सूक्ष्म कण हैं वे स्पेस में विसरित हो जाते हैं, यानी चले जाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 5568 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, लेकिन वायु के अभाव में
उसे महसूस नहीं किया जा सकता। एक्सोस्फीयर की जो निचली बाउंड्री है उसे एक्सोबेस भी कहा जाता है। और वायुमंडल के रासायनिक संगठन के आधार पे वायुमंडल को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सममंडल और दूसरा है विषम मंडल। तो सममंडल यानी होमोस्फीयर जो है उसमें मेनली ऑक्सीजन नाइट्रोजन पाई जाती है और शेष जो भाग हैं उसमें ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड नियोन हीलियम क्रिप्टॉन जेनॉन हाइड्रोजन जैसी गैसें मिलती हैं। और सममंडल जो है वो सागर तल से लेकर यानी सी लेवल से लेकर 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और तापमान के आधार पे इसमें 3 मंडल पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर। रासायनिक दृष्टिकोण से इन सभी को इसलिए सममंडल कहा जाता है क्योंकि इसमें गैसों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी सममंडल में ये जो सभी गैसें हैं इनका अनुपात लगभग एक जैसा होता है। और दूसरा जो मंडल है जिसे हेट्रोस्फियर कहते हैं, इस मंडल की जो ऊंचाई है वो 90 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इसमें गैसेस की 4 परतें पाई जाती हैं। पहला है आणविक नाइट्रोजन परत जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं, जिसमें इसकी ऊंचाई 90 से 200 किलोमीटर तक है। और दूसरी जो परत है वो है आणविक ऑक्सीजन परत, जिसमें ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं जो 200 से 1100 किलोमीटर तक है। तीसरी जो परत है वो है हीलियम परत, जिसमें हीलियम के अणु पाए जाते हैं और ये 1100 से 3500 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। और चौथी जो परत है उसे आणविक हाइड्रोजन परत कह सकते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन के जो अणु हैं उनकी बहुलता होती है। सामान्य तौर पे ये 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। और यहाँ पे जो ये लास्ट डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है, इसमें अभी तक के जो 2 वीडियोस में हमने जानकारी प्राप्त की है उसको